नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए हमारी जीके की सीरीज चल रही है और ये उसका 7वां पार्ट है, जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न या तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए हैं या उसके भौतिक स्वरूप से जुड़े हुए प्रश्न हैं। एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके एग्जाम में रिपीट होने की, हूबहू आपको दिखाई देने की पुनः संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करेंगे हम आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सेशन पसंद आए तो कह रहा हूं, अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और अपने मित्रों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान के साक्ष्य मिले हैं? मेजा से, मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से या लहोरा देव से? तो दोस्तों धान के प्राचीनतम साक्ष्य आप पुराने एडिशन या पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको उत्तर कोल्डी हवा मिल जाएगा। पर वर्तमान परिस्थिति या वर्तमान रिसर्च के अकॉर्डिंग और जो अब करंट में एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा प्राचीनतम धान की खेती के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं लहोरा देव से। आप इसे प्राचीनतम कृषि की साक्ष्य भी कह सकते हैं, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी कह सकते हैं। प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य हैं वर्तमान में लहोरा देव से प्राप्त हुए हैं। पहले जब ये क्वेश्चन आया करता था कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं तो इसका उत्तर मेहरगढ़ मान लिया जाता था। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पर वर्तमान में लहोरा देव से जो चावल के या धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए गेहूं के साक्ष्यों से भी प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य पूछ लिया जाए या धान के साक्ष्य पूछ लिया जाए, लहोरा देव से प्राप्त हुए हैं, जबकि धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से भी प्राप्त हुए हैं। ये कोल्डी हवा और लहोरा देव दोनों ही उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। बात करें कोल्डी हवा की तो कोल्डी हवा पड़ता है प्रयागराज में, जबकि लहोरा देव आपका पड़ता है संत कबीर नगर में। ये थिकनेस थोड़ी कम की जाए इसकी दोस्तों। संत कबीर नगर में। तो कोल्डी हवा है प्रयागराज में, लहोरा देव है संत कबीर नगर में। लहोरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य या धान के साक्ष्य मिले हैं, जबकि कोल्डी हवा से भी हमें धान के साक्ष्य मिले। यहां पे वास्तव में धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे, धान की भूसी के साक्ष्य। पर लहोरा देव से पहले हम इसे धान के साक्ष्य के नाम से ही पढ़ते आए हैं। पर धान के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, पर अब अगर आपसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछ लिया जाए तो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों लहोरा देव से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? हमारे क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। वे अपने एक साथी के धोखे की वजह से मारे गए। वास्तव में आजाद ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं पड़ेंगे और आजाद रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। वे अपने पास में एक गोली रखा करते थे अपने कंधे से बांध करके, ताकि युद्ध में जब भी लड़ाई हो अंग्रेजों से तो लड़ते लड़ते यदि गोली समाप्त हो जाए तो उस आखिरी गोली का प्रयोग अपने आप को मारने के लिए कर सकें। और ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने किया भी दोस्तों। अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाए और उस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद ने उस अंतिम गोली से अपने ही प्राण ले लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि वे कहां शहीद हुए। अगर आपसे शहर पूछा जाए दोस्तों तो शहर तो प्रयागराज है। प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद से ब्रिटिश सरकार इतना अधिक खौफ खाती थी कि जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आजाद की बॉडी तो छोड़ दो, उस पेड़ को भी कटवा दिया गया था, क्योंकि उन्हें भय था अंग्रेजों की कि इसी पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद का लोग स्मारक बनाएंगे और ऐसा विद्रोह और ऐसी आंधी खड़ी होगी जो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ करके फेंक देगी। तो उन्होंने उस पेड़ तक को कटवा दिया था। आपसे आज तक शहर तो कई बार पूछा जा चुका है,
अल्फ्रेड पार्क भी पूछा जा सकता है। संभावना है कि आपसे वो तिथि पूछ ली जाए कि वह तिथि कब कौन सी थी जिस दिन हमारे वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो वह तिथि थी दोस्तों 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पंच तत्वों में विलीन हो गए थे। चलिए आगे चर्चा करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई? यह एक क्रांतिकारी संगठन है दोस्तों। इससे पहले अहिंसावादी संगठन, उदारवादी लोगों के कई संगठन देखने को मिलते थे, पर क्रांतिकारी जो थे उन्होंने ऐसा कोई संगठन, औपचारिक संगठन स्थापित नहीं किया था। तब बंगाल के और पंजाब के क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर के सोचा कि हमारा भी ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जिससे हम अपने संगठन का प्रचार कर सकें, अपने उद्देश्य को जनता से परिचित करा सकें। लाला हरदयाल ने भारत के बाहर रह करके क्रांति की कमान को संभाला, जबकि भारत में शचींद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा दोस्तों रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी, बहुत लंबी लिस्ट है। इन सभी ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। आपसे पूछा जा रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई? तो दोस्तों हुई तो यह स्थापना कानपुर में है। 1924 में इसकी स्थापना की गई है। पर यदि आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए कि मुख्यालय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कहां पर था, तो मुख्यालय आगरा में था दोस्तों। यह प्रश्न आपको ले डूबेगा, क्योंकि कानपुर सभी को रटा होता है और जैसे ही मुख्यालय पूछेगा तो खट से आप कानपुर कर देंगे, जबकि मुख्यालय है आगरा में। तो याद रखिएगा स्थापना कब हुई है? 1924 में। कहां हुई है? कानपुर में। मुख्यालय कहां है? आगरा में। अगला प्रश्न है शूरसेन महाजनपद की राजधानी। 16 महाजनपद मिलते हैं महाजनपद काल में, जिसमें से 8 महाजनपद हमारे यानी आधे महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। प्राचीन काल के जो 8 महाजनपद, 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। 8वां महाजनपद की राजधानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कवर करूंगा मैं 1-2 प्रश्न में और उसके बाद आपको 8वां महाजनपद की लिस्टिंग आपको लिखा दूंगा दोस्तों, या ऑप्शंस में आ जाते हैं 8वां महाजनपद, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। आपको 8वां महाजनपद की राजधानी याद रखनी है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, मैच दी फॉलो में पूछा जाता है और दोबारा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो शूरसेन महाजनपद की यदि आपसे राजधानी पूछे तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी होती है दोस्तों मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी है। जबकि बात करें कौशांबी की तो कौशांबी वत्स महाजनपद की राजधानी है। जबकि अयोध्या और साकेत दोनों ही कौशल महाजनपद की राजधानी है। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या और साकेत, जबकि वत्स की कौशांबी, शूरसेन की हो जाती है मथुरा। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां से प्राप्त हुआ है? दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गुप्त काल में बनाया गया। किस शैली में निर्मित है? तो 2 मंदिर की प्रमुख शैलियां होती हैं, मतलब 3 होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं वो 2 हैं। एक तो है नागर शैली और एक द्रविड़ शैली। तो नागर शैली का ये मंदिर है और भारत में शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। इससे पहले मंदिरों पर शिखर नहीं निर्माण किया जाता था। तो भारत में शिखर मंदिर का पहला उदाहरण या पहला मंदिर जिसमें शिखरों का प्रयोग हुआ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है देवगढ़ में। और देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ललितपुर में। तो ललितपुर के देवगढ़ में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित हुआ है और भारत में शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। हमारा उत्तर हो जाएगा ललितपुर। चलिए अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और
यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बात करें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने करी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके दरबारी कवि थे हरिशेन ने प्रशस्ति की रचना करी और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सभी युद्ध अभियानों का वर्णन किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बात करें समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ, यानी इतना बड़ा जो सबसे बड़ा यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, उसका वर्णन इस प्रशस्ति में नहीं है, का वर्णन इस प्रशस्ति में नहीं। देखिए ये तो विवादित प्रश्न नहीं है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का किया था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के भी चलाए हैं। इसके अलावा हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के अभिलेखों से भी पता लगता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया है। पर ऐसा क्योंकि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है, तो सीधी सी बात है डेफिनेटली इस प्रशस्ति की रचना के बाद ही ये यज्ञ किया गया होगा और इस रचना में इसका वर्णन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इस प्रशस्ति में नहीं। बात करें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो यह ओरिजिनली अशोक का एक अभिलेख था, अशोक का एक अभिलेख था। देखिए बहुत बड़ा पत्थर था, जैसे ये आपका पत्थर हो गया, अशोक ने यहां पर एक छोटा सा अभिलेख अपना लिखवाया हुआ था और इतना बड़ा पत्थर इसमें गड़वाया था। कौशाम्बी में ये स्थित था, कौशाम्बी में, इसे कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं, कौशाम्बी में स्थित था और इसी पर कौशाम्बी में ही हरिशेन ने समुद्रगुप्त प्रशस्ति की रचना करी। उसके बावजूद इस पत्थर पर कुछ जगह बच गई और अकबर ने इस पत्थर को, इस लेख को, इस अभिलेख को उठा करके कौशाम्बी से इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे हम वर्तमान में कहते हैं वहां पर शिफ्ट कर दिया। इसलिए इसे अब प्रयागराज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इसमें बीरबल का लेख, यानी यहां तो हो गया अशोक का, अशोक के उपरांत समुद्रगुप्त का, यहां लिख लेते हैं चलिए, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त के उपरांत बीरबल का और बीरबल के बाद जहांगीर का लेख अंकित है। तो आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर, प्रयाग प्रशस्ति पर किन किन के लेख मिलते हैं, तो अशोक के, समुद्रगुप्त के, बीरबल के और जहांगीर के। कहां स्थित थी? कौशाम्बी में। कौन ले गया प्रयागराज? अकबर ले गया। कहां ले गया? कौशाम्बी से प्रयागराज में ले गया। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं, रचना की है हरिशेन ने। किस भाषा में की है? तो संस्कृत भाषा में की है। इतने प्रश्न इस पर से बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चीतू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? चीतू पांडे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चीतू पांडे ने कारावास पर, अंग्रेजों के जेल पर हमला करके वहां से आजादी के कैदियों को निकाल लिया। जो आजादी आंदोलन में शामिल थे, क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल थे या भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो लोग शामिल थे, जो उन सभी को वहां से निकाल लिया और उत्तर प्रदेश में एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी, पैरेलल गवर्नमेंट बना दी अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये सब किया चीतू पांडे ने। चीतू पांडे को जिस उपनाम से जाना जाता है वो है बलिया का शेर। बलिया का शेर कहते हैं चीतू पांडे को, क्योंकि यहीं इन्होंने अस्थायी सरकार की रचना या निर्माण किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकार किसने बनाई थी? चीतू पांडे ने। कहां बनाई थी? बलिया में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहां हुआ? तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य, ये वही महाजनपदों में से एक महाजनपद है मल्ल गणराज्य। इसकी दो राजधानियां थी, एक है पावा और एक है कुशीनगर। पावा जिसे हम वर्तमान में पडरौना के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध पावा पहुंचे और पावा में एक इन्हें जो है सूकर ना खाने के लिए दे दिया। चुंड नाम का लोहार था, उसने इन्हें सूकर खाने के लिए दिया। सूकर खाने के लिए दिया तो सेवा भाव से ही था दोस्तों।
लेकिन कहते हैं कि उससे कुछ एलर्जी उन्हें महात्मा बुद्ध को हो गई और महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने लगी और महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया कि अब हमारे जीवन का अंतिम समय आ रहा है। पर महात्मा बुद्ध को भय है कि अगर मैं पावा में मर गया तो ये जो जनता है ना, इस चुंड को जीने नहीं देगी। उनको लगेगा कि चुंड ने हत्या करी है बुद्ध की और इस चुंड को मार देंगे और खामे खामे ये चुंड मारा जाएगा। तो पावा को छोड़ करके गौतम बुद्ध चले गए कुछ दूर कुशीनगर नामक स्थान पर और यहीं कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई या महापरिनिर्वाण, इसको आप महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो कहां प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कुशीनगर में प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां बनाया गया? चर्चा कर चुका हूं दोस्तों। कानपुर में स्थापना हुई, 1924 में स्थापना हुई और मुख्यालय बनाया गया आगरा में। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्तिमती किस जनपद की राजधानी थी? 8 जनपद हैं 16 में से उत्तर प्रदेश में। बात करें चेदी महाजनपद उसमें से एक है। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती। बुंदेलखंड के हिस्से में यह पड़ता है शुक्तिमती और इस चेदी महाजनपद और इसकी राजधानी शुक्तिमती। शुक्तिमती संभवतः जो वर्तमान में बांदा का क्षेत्र है वह था। बात करें कौशल की तो कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, एक का नाम है साकेत और एक का नाम है अयोध्या। तीसरे महाजनपद के रूप में पांचाल महाजनपद आता है। पांचाल महाजनपद की भी 2 राजधानी हैं, एक उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र और बात करें दक्षिणी पांचाल की तो दक्षिणी पांचाल हो गया आपका कामपिल्य। दक्षिणी पांचाल हो गया आपका कामपिल्य। बात करें कि ये अहिच्छत्र कहां स्थित है तो वर्तमान में जो बरेली का क्षेत्र है आपका वह अहिच्छत्र है और जो कामपिल्य है वो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। फर्रुखाबाद का क्षेत्र कामपिल्य कहलाता है, जबकि बरेली के आसपास का क्षेत्र अहिच्छत्र कहलाता है। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों और यह दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है और इस इंद्रप्रस्थ का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता था, मेरठ तक फैला हुआ था, जिसे हम हस्तिनापुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा काशी महाजनपद की यदि बात करें तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। तो चेदी की शुक्तिमती, कौशल की साकेत अयोध्या, पांचाल की अहिच्छत्र कामपिल्य, कुरु की इंद्रप्रस्थ, काशी की वाराणसी और हमने एक पढ़ा था शूरसेन। शूरसेन मथुरा महाजनपद की राजधानी थी और कुशीनगर हम पढ़ चुके। कुशीनगर की महाजनपद की राजधानी एक तो कुशीनगर थी और दूसरी पावा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? चर्चा करी अभी हमने। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशांबी। बात करें शुक्तिमती की तो यह चेदी महाजनपद की राजधानी थी। कुशीनगर महाजनपद की राजधानी थी और कामपिल्य पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। कौन से पांचाल की? दक्षिणी पांचाल की। आपको याद होगा महाभारत अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें गुरु द्रोण का वर्णन आता है कि गुरु द्रोण ने अपने शिष्य पांडव और कौरवों से गुरु दक्षिणा में पांचाल राजा द्रुपद को परास्त करने की मांग रखी थी। पहले गए थे कौरव, पराजित हो गए थे और उसके उपरांत पांडव गए थे और पांडव द्रुपद को बंदी बना करके ले आए थे और द्रुपद से गुरु द्रोण ने आधा राज्य ले लिया था और बाकी का आधा राज्य लौटा दिया था द्रुपद को ही। और उस पांचाल राज्य का राजा था द्रुपद, इसीलिए तो द्रौपदी को पांचाली कहते हैं। तो इस पांचाल राज्य का राजा द्रुपद था और उनकी राजधानी थी कामपिल्य। और जब द्रोण ने वो राजधानी उनसे आधा राज्य छीन लिया तो अपने राज्य की जो राजधानी बनाई अहिच्छत्र और वह राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया। तो ये सारा वर्णन महाभारत काल में मिलता है, जबकि जो 16 महाजनपदों की सूची मिलती है उस सूची के अकॉर्डिंग भी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जाए इन 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है तो आगुंतर निकाय नाम का बौद्ध ग्रंथ है। आगुंतर निकाय नाम का बौद्ध ग्रंथ है और इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय
कन्नौज क्या कहलाता था? देखिए, हर्षवर्धन के समय कन्नौज महोदय श्री के नाम से कहलाता था। हर्षवर्धन तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के निकट एक स्थान पड़ता है थानेसर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक स्थान पड़ता है थानेसर, वहां के राजा थे। इनके पिता प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई राज्यवर्धन राजा बने और इनकी एक बहन थी राज्यश्री, जिसका विवाह कन्नौज के राजा से हुआ। अब हुआ क्या दोस्तों कि बंगाल में एक शासक था गौड़ नरेश शशांक। शशांक ने इनके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी और साथ ही इनके जीजा की भी हत्या कर दी और राज्यश्री को अपना राज्य छोड़ करके भागना पड़ा। बाद में जब हर्षवर्धन राजा बना तो उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया और अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढा। राज्यश्री सती होने जा रही थी, कहते हैं उसी समय हर्षवर्धन पहुंच गए और उन्होंने अपनी भाई को ढूंढ लिया, अपनी बहन को ढूंढ लिया और सती होने से बचा लिया। अब लेकिन इन बहन का कोई पुत्र तो था नहीं, तो कहते हैं कि राज्य में अराजकता न फैले, इस वजह से हर्षवर्धन ने कन्नौज का अधिग्रहण कर लिया। हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का अधिग्रहण और अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज ले आए, क्योंकि कन्नौज में अभी अभी राजा की मृत्यु हुई है, अराजकता फैली हुई है, जबकि थानेसर में तो सब कुछ बढ़िया है और वहां पर तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य जमा रखा है, तो वो अपनी राजधानी कन्नौज ले आए। कहते तो हैं कि सिंहासन पर कन्नौज में जब सिंहासन पर हर्षवर्धन और उनकी बहन राज्यश्री दोनों ही विराजमान होते थे और राज्यश्री के भी फैसले हर्षवर्धन की तरह ही चलते थे, यानी कि वो मजबूरी में अपनी बहन के राज्य को चला रहे हैं। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन ने बिना लड़े ही कन्नौज को हत्या लिया, यानी कि कन्नौज का शांतिपूर्वक अपहरण कर लिया। शांतिपूर्वक अपहरण, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कन्नौज का शांतिपूर्वक अपहरण किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। हमें स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अगर पूछा जाए कन्नौज का शांतिपूर्वक अपहरण किसने किया, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज के कहलाता था महोदय श्री। बाकी विवाद में पढ़ने से हमारा काम नहीं होना कि हर्षवर्धन ने किया या नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग के आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सराय नाहर से। सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, और यहां से 15 शव प्राप्त हुए हैं। और इन शवों का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिर किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में सिर था। पैर किस दिशा में थे, तो सीधी सी बात है पूर्व दिशा में, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में इन शवों को दफनाया गया था। इसके अलावा मध्य पाषाण युग का एक और स्थान है दोस्तों, चोपानी मांडो। चोपानी मांडो, और ये चोपानी मांडो इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं आप, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इलाहाबाद लिखने से कुछ मित्र नाराज हो जाएंगे, तो चोपानी मांडो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह भी मध्य पाषाण युग की ही बस्ती है। और यहां से हमें चूल्हे के और अस्थि व सींग से बने आभूषणों के अवशेष मिले हैं। अस्थि व सींग से बने आभूषणों के अवशेष। अब चूल्हे के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि अब मानव आग से परिचित हो रहा है और उसने अपना भोजन पकाना प्रारंभ कर दिया है। तो मानव आग से कब परिचित हुआ? आग से परिचित मतलब आग से उसने डरना कब बंद कर दिया और कब आग को अपने लिए इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, तो उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण युग में। और अगर कृषि करना कब शुरू करेगा, तो नव पाषाण युग में। ठीक है, इसके अलावा ये जो महोदया, ये तो महदहा नाम का एक स्थान है। महदहा और दमदमा, ये 2 स्थान है दोस्तों, दमदमा, और ये दोनों ही स्थान, सॉरी दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, ये जो चूल्हे और अस्थि व सींग के अवशेष हैं वो महदहा से मिले हैं। फ्लो में मैं थोड़ा गलत बोल गया।
महदहा और दमदमा ये दोनों ही स्थान प्रतापगढ़ में स्थित हैं। प्रतापगढ़ और महदहा नामक स्थान से चूल्हे और अस्थि व सींग से बने आभूषण मिले हैं, जबकि चौपानी मांडो जो प्रयागराज में स्थित है यहां से झोंपड़ी और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। झोंपड़ी व मिट्टी के बर्तन। चलिए एक बार इस स्लाइड को पूरी तरह रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर पूछा जाए महाभारत मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिले, सर्वाधिक साक्ष्य, तो उत्तर हो जाएगा सरायनाहार। पूछा जाए 15 शव कहां से प्राप्त हुए हैं तो सरायनाहार। सर्वाधिक शव कहां से प्राप्त हुए, सरायनाहार। इन शवों का किस दिशा में होता था तो सिर पश्चिम में, पैर उत्तर में, यानी पश्चिम से पूर्व इन्हें दफनाया जाता था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग की और कौन कौन सी बस्तियां हैं तो 2 बस्तियां हैं। एक है महदहा। महदहा कहां पर है, प्रतापगढ़ में, और दमदमा कहां पर है, प्रतापगढ़ में। इस महदहा से चूल्हे व अस्थि व सींग से बने आभूषणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चूल्हे के अवशेषों से पता लगता है कि मानव ने अब आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, अपने लिए भोजन पकाना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा मध्य पाषाण युग की उत्तर प्रदेश में एक और बस्ती है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो प्रयागराज में स्थित है, जहां से झोंपड़ी व मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चारों, सीधे सीधे पूछा जाएगा। महदहा कहां स्थित है, दमदमा कहां स्थित है, चौपानी मांडो कहां स्थित है, सरायनाहार कहां स्थित है, निम्न में से कौन सी मध्य पाषाण युग की बस्ती नहीं है, कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, अवशेष कहां से प्राप्त हुए शवों के, चूल्हे के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, अस्थि व सींग के बने आभूषण कहां से प्राप्त हुए, झोंपड़ी व मिट्टी के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। इस तरह के कई प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको एक ही स्लाइड में उन सभी प्रश्नों को कवर कराने का पूरा प्रयास किया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, रचना, बारी, सप्तसैंधव या मध्य देश। तो देखिए रचना गंगा मैदानी क्षेत्र में नहीं था, बल्कि यह रावी नदी व चिनाब नदी के मध्य का मैदान है। चिनाब नदी के मध्य का मैदान। अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्योग्राफी में कि रावी नदी व चिनाब नदी के मध्य का मैदान क्या कहलाता है तो उत्तर हो जाएगा रचना। बारी की बात करें तो ब्यास नदी एवं रावी नदी के मध्य का मैदान बारी कहलाता है। मध्य का मैदान आपसे पूछ लिया जाए क्या कहलाता है, बारी। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र सप्तसैंधव कहलाता है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र सप्तसैंधव कहलाता है, जबकि गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश के नाम से जाना जाता था। गंगा की एक सहायक है सोन नदी, जिसके किनारे पर पाटलिपुत्र स्थित था। वर्तमान में आप पटना कह सकते हैं, और वह मगध की राजधानी था। मगध साम्राज्य जो कि मध्य का प्राचीन काल का सबसे विशाल साम्राज्य था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गंगा में भी उत्तर प्रदेश में भी पड़ता था, और इस पूरे क्षेत्र को मध्य देश, जो बाद में मगध बन गया, मध्य देश कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या थी। बता चुका, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य, जबकि अयोध्या और साकेत कौशल की राजधानी है। ठीक है, कुशीनगर की कुशीनगर पावा, चेदी की शुक्तमती, मथुरा की शूरसेन, पांचाल हो गया, कुरु की इंद्रप्रस्थ, काशी की वाराणसी। और कोई छूटा तो नहीं है दोस्तों। चलिए वैसे मैं लिखा ही चुका हूं सारे। सिराजे हिंद नगर किसको कहा जाता है। हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश का भी। इसका उत्तर तो दोस्तों जौनपुर हो जाएगा। थोड़ा देखिए, तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, और इसका एक वजीर था मलिक सरवर। हिजड़ा कहते था ये मलिक सरवर वजीर, और इसने जौनपुर में शर्की शाही वंश की स्थापना करी। जौनपुर में
शर्की वंश की स्थापना करी, यानी दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना करी। बाद में बहलोल लोदी द्वारा इस जौनपुर को दोबारा से दिल्ली में मिलाया गया। लोदी वंश का पहला सुल्तान बहलोल लोदी, उसके द्वारा इसे शर्की वंश समाप्त करके जौनपुर को दिल्ली में दोबारा से मिला लिया गया। आपसे पूछा जाए इस जौनपुर की स्थापना किसने करी? स्थापना करी है फिरोज शाह तुगलक ने। FST, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में करी है? तो इससे पहले जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका चचेरा भाई लगता था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जौना खां, यानी मोहम्मद बिन तुगलक इसको कह सकते हैं जौना खां। इस जौना खां के नाम पर इस शहर का नाम जौनपुर रखा। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी जौनपुर में बाद में इसी तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा वजीर मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की गई। इस जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा को सर्वप्रथम किसके द्वारा राजधानी बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी या अंग्रेज? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो लाहौर थी, इसने दिल्ली को भी अपनी राजधानी नहीं बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक, मुस्लिम शासकों में बात कर रहे हैं, तो वह था इल्तुतमिश। जबकि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। आगरा की स्थापना करी और इसी आगरा को बाद में सिकंदर लोदी ने ही अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा को सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया राजधानी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। बाद में शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां फिर से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विद्रोहों को लेकर के आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न की मैं पूरी आपको एक लिस्टिंग लिखाऊंगा, पर लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया अगर आपसे पूछा जाए तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कह सकते हैं वाजिद अली शाह। इन वाजिद अली शाह को आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का चार्ज लगा करके इनका साम्राज्य छीन लिया गया, डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया और इन्हें कोलकाता भेज दिया गया। किसको? वाजिद अली शाह को। तो वाजिद अली शाह की बेगम थी बेगम हजरत महल, ये नहीं गई कोलकाता और इन्होंने अपने पुत्र बिजरिस कादिर को अगला नवाब घोषित करके 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका लखनऊ में और अंग्रेजों से डटकर सामना किया। हालांकि जब क्रांति शांत हो गई तब यह नेपाल चली गई। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का बिगुल सर्वप्रथम कहां बजा? कहां से क्रांति शुरू हुई? तो क्रांति शुरू हुई है मेरठ से। तिथि का मैंने प्रश्न दिया हुआ इसलिए अभी बताऊंगा नहीं। लीजिए अगला ही था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से कब हुई? आपसे पूछा जा रहा है कब हुई, तो 1857 में हुई, छुट्टियों में, मई में, 10 मई 1857। हालांकि जब छुट्टियां नहीं होती थी बच्चों की, हम बात कर रहे हैं वैसे याद कराने के लिए आपको बोला है, 10 मई 1857। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया? देखिए लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बरेली में किसने नेतृत्व किया, तो बरेली में किया है खान बहादुर खान ने। बरेली में किसने किया है? खान बहादुर खान ने। अगला प्रश्न है, 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां हुआ? देखिए यूपी में 9 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, 8 महाजनपद हैं और 9 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के यूपी में। एक आध को छोड़ दिया जाए दोस्तों तो ये सभी अधिवेशन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन अधिवेशनों के बारे में पता होना चाहिए। धीरे धीरे समय समय पर मैं आपको इन सभी अधिवेशनों के बारे में बताता रहूंगा। बात करें कि चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ, तो चौथा अधिवेशन हुआ है दोस्तों प्रयागराज में और इसकी अध्यक्षता करी है जॉर्ज यूले ने।
जॉर्ज यूले ने। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन थे, तो वो जॉर्ज यूले ही थे। जॉर्ज यूले ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और यह अधिवेशन हुआ कहां पर है, तो यह अधिवेशन हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन है जो कि हुआ है प्रयागराज में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ। तो देखिए 1888 का जो अधिवेशन है, उसके बाद 1892 का अधिवेशन हुआ है और उसके बाद 1899 का अधिवेशन हुआ है। 1899 का अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1892 का यदि आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे मैं पूरी लिस्टिंग लिखाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। 1899 का इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 1899 का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ है। इसकी अध्यक्षता आपसे पूछेगा, इसकी अध्यक्षता किसने करी, इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो इसकी अध्यक्षता करी है रमेश चंद्र दत्त ने। आरसी दत्त कहा जाता है इन्हें, आरसी दत्त के नाम से ये फेमस हैं। रमेश चंद्र दत्त ने। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये अधिवेशन, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हुआ इसलिए तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया। इंडियन हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है आपसे कि कांग्रेस के संविधान को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो 1899 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन सभी को रटा होता है, 1936 का भी लखनऊ अधिवेशन याद कर लेते हैं, लेकिन 1899 के लखनऊ अधिवेशन को अक्सर भूल जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में यह संयुक्त अधिवेशन हुआ है और यह अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता करी है अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ है। किसके प्रयासों से, तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। इसके अलावा उदारवादी नरम दल और गरम दल में भी समझौता हो गया। नरम दल और गरम दलों में फूट पड़ गई थी 1907 में, और 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, गरम दल ने कांग्रेस छोड़ दी थी। 1916 में ये गरम दल दोबारा से शामिल हुए कांग्रेस में। और ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ है एनी बेसेंट के प्रयासों से, एनी बेसेंट के प्रयासों से। तो आपसे पूछेगा कि नरम दल गरम दल में समझौता किससे हुआ, तो एनी बेसेंट के प्रयासों से, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ है बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से लखनऊ में 1916 में। अध्यक्षता किसने करी है, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। चौरा चौरी कहां स्थित है, आपसे पूछा जाए चौरा चौरी कहां स्थित है, तो चौरा चौरी तो स्थित है दोस्तों गोरखपुर में। हुआ क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी 1920 में। बढ़िया चल रहा था आंदोलन, पूरे जोरों पछोरों पर था। 2 साल बीत गए थे, अंग्रेजों की नाक में दम हो रहा था, पर एक घटना घटित हुई। गोरखपुर के निकट चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी और उग्र भीड़ ने गुस्से में आकर के थाने में आग लगा दी। अब गांधी जी को लग ये रहा है कि अगर ये आंदोलन हिंसक हो गया तो जनता पर भारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा अंग्रेजों के द्वारा। तो खिन्न होकर के गांधी जी ने 1922 में अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया। 1922 में अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरा चौरी की घटना हुई है 5 फरवरी 1922 में, और इसके लगभग 1 महीने बाद, मतलब सोच विचार करके गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया। आपसे पूछा जाएगा जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस, तब उस समय गांधी जी कहां थे या कहां से गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तो गुजरात में एक स्थान है बारदोली। बारदोली का सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा, सरदार पटेल द्वारा किया गया था, और इसीलिए बारदोली की जनता ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसी बारदोली में गांधी जी उपस्थित थे, और इसी बारदोली से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था।
तो ये चौरा चौरी कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। चलिए, प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया है अब ये। क्रांतिकारी दल था ना हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्टेशन पर, काकोरी कानपुर के पास में पड़ता है, कानपुर जिले में है काकोरी। अगर आप लोकल ट्रेन से सफर करते हैं तो कानपुर के कुछ दूर बाद एक स्टेशन आता है काकोरी। तो इस काकोरी नामक स्टेशन पर अंग्रेजों की ट्रेन जिसमें खजाना जा रहा था उसे लूट लिया। अब क्रांतिकारी आंदोलनों के धन की जरूरत पड़ती है ना, तो उस खजाने को लूट लिया। इसे काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता है। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी जैसे क्रांतिकारियों को इसी की वजह से फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। चंद्रशेखर आजाद हाथ में नहीं आए थे और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये इसके बाद जुड़े थे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खत्म सा हो गया था। फिर बाद में भगत सिंह के प्रयासों से इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का नाम दिया गया, जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई, फिरोजशाह कोटला में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है क्रांतिकारियों के सम्मान में। कि डकैती थोड़ी थी, डाकू थोड़ी थे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी थे वो। तो ये डकैती कैसे हुई? तो अंग्रेज कहते थे डकैती और हम भी कहें डकैती, शर्मनाक स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू द्वारा 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऐसा करने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी। 1925 का यह लखनऊ अधिवेशन कहां हुआ? देखिए, अगर पहली महिला पूछ ले जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी तो वो तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। लेकिन अगर 1925 का अधिवेशन जो कांग्रेस का है उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने करी है और ऐसा करने वाली वे पहली महिला अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जाए कि कहां हुआ था यह अधिवेशन, तो यह अधिवेशन हुआ है कानपुर में। चलिए, मैं सोच रहा हूं एक बार आपको पूरी लिस्ट लिखाई दूं जो 9 अधिवेशन हुए हैं। तो आप ये 9 अधिवेशनों की लिस्ट आप लिख लीजिए। इसमें से सबसे पहला अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं, यह हुआ है 1888 में। और कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है इलाहाबाद में। आप प्रयागराज लिखिए, उस समय इलाहाबाद कहते थे, तो आपके ऑप्शन में इलाहाबाद भी आ सकता है, प्रयागराज भी आ सकता है। इसकी अध्यक्षता करी है जॉर्ज यूले ने। अगर बात करें 1892 में दूसरा अधिवेशन हुआ है और यह अधिवेशन भी प्रयागराज में ही हुआ है और इसकी अध्यक्षता करी है WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तीसरा अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं। तीसरा अधिवेशन 1899 में हुआ है और कहां पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है और इसकी अध्यक्षता करी है रमेश चंद्र दत्त ने। और इसी अधिवेशन में संविधान को स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस की। बात करें 1905 का अधिवेशन, तो 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ है और बनारस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगर बात करें 5वें अधिवेशन की, तो 5वां अधिवेशन आपका 1910 में हुआ है और यह भी प्रयागराज में हुआ है और इसकी अध्यक्षता भी एक अंग्रेज के द्वारा की गई है और उस अंग्रेज का नाम है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। बात करें छठवा, तो छठवा 1916 का हो गया, लखनऊ में हो गया और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। सातवें अधिवेशन की बात करें तो सातवां अधिवेशन आपका 1936 में हुआ है और यह भी लखनऊ में हुआ है और इसकी अध्यक्षता करी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस एकमात्र अधिवेशन की, मतलब यूपी में हुए, वैसे तो उन्होंने करी है औरों की भी, पर यूपी में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता करी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो 1936 का लखनऊ अधिवेशन है। इसके अलावा एक स्वतंत्रता के बाद हुआ है, आपसे मैंने 8वां क्यों बन रहा है, एक छूट गया क्या कोई सा?
1888 का हो गया, 1892 का हो गया, 1899 का हो गया, 1905 का हो गया, 1910 का हो गया, 1916 का हो गया, पहला हो गया 1888 का, दूसरा हो गया 1892 का, तीसरा हो गया 1899 का, चौथा हो गया 1905 का, पांचवा हो गया 1910 का, छठवा हो गया 1916 का, तो मैंने शायद नंबर गलत डाल दिया क्या, सातवां हो गया 1936 का, अच्छा 1925 का छोड़ दिया ना हमने दोस्तों, पर तो अभी हमने क्वेश्चन में तो पढ़ा था, छठवा हो गया 1925 का, और 1925 का कहां पर हुआ है, तो 1925 का हुआ है कानपुर में, ये छठवा नहीं सातवां, सातवां 1925 का कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता करी है सरोजिनी नायडू ने। और इसके बाद बात करें आठवां, तो आठवां हुआ है 1936 का लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता करी है जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि हमारा नौवां, अब हमारा क्रम सही हो गया, नौवां हुआ है 1946 में, 1946 में मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता करी है जेबी कृपलानी ने, जेबी कृपलानी ने। तो स्वतंत्रता से पूर्व 9 अधिवेशन हुए हैं यूपी में, और इन 9 अधिवेशन की मैंने आपको पूरी लिस्टिंग लिखा दी है। इसमें से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये लखनऊ वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप 1892 का छोड़ भी दें थोड़ा सा तो एक बचेगा, तो उसे भी याद कर लीजिएगा, बाकी सभी में कुछ ना कुछ हुआ है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है 1916 के लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अंबिकाचरण मजूमदार। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए क्षेत्र की बात करें तो तराई का क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, पर इसमें पूछ दिया तो क्षेत्र है और दे रखा है जिला, तो अगर जिले की बात करें तो गोरखपुर सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है, जबकि मथुरा न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जिला है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। चलिए अगला प्रश्न है सर्वाधिक ठंड किस क्षेत्र में पड़ती है। तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, पूर्वी गंगा के मैदान में या पश्चिमी गंगा के मैदान में। तो सर्वाधिक ठंड पड़ती है पश्चिमी गंगा के मैदान में। जो इस क्षेत्र में रहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनसे पूछिए, कड़कड़ा जाती है उनकी हड्डियां सर्दियों में। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। चर्चा कर चुके हैं, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र 9 होते हैं, पर आपसे जलवायु विभाग पूछ ले तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक हो जाता है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश एक जलवायु क्षेत्र है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। दूसरा है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो तराई का क्षेत्र और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में आते हैं। यानी अगर आपको अलग से दे दिया जाए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जलवायु क्षेत्र कौन सा है तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, तराई क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है तो आर्द्र एवं उष्ण। जबकि उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करें तो जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान और बुंदेलखंड का हिस्सा, सॉरी पूर्वी तो उधर चला गया, बुंदेलखंड,
ये तीनों उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश में आते हैं, जबकि ये दो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में आते हैं। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। देखिए, दो तरह के मानसून आते हैं भारत में, एक अरब शाखा का मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून ही होते हैं ये। दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित होती है, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की ओर और एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर। तो ये जो अरब सागर की शाखा है ये भारत में प्रवेश करती है और इधर के राज्यों में वर्षा करती है, जबकि ये जो बंगाल की खाड़ी है ये शाखा बढ़ते बढ़ते यहाँ वर्षा कर रही है। तमिलनाडु में नहीं करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बाकी इन सभी राज्यों में करती है जो पूर्वी तरफ बढ़ते हैं। और पूर्वी क्षेत्र से मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वाला जो इलाका है वहां से एंटर करती है ये भारत में और उत्तर प्रदेश में पहुंचती है और उत्तर प्रदेश में वर्षा करती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में तापमान किस ओर बढ़ता है, तो शीत ऋतु में उत्तर में सबसे ज्यादा वर्षा पड़ती है, ठंड पड़ती है, और दक्षिण में वह ठंड कम होती जाती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, अच्छा बढ़ता है पूछ रहा है, मैंने कम होता है बता दिया दोस्तों। हाँ, तापमान बढ़ता है ना, ठीक बताया था, तापमान बढ़ता है मतलब सबसे कम होता है उत्तर में और सबसे ज्यादा तापमान दक्षिण में होता है, तो उत्तर से दक्षिण। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जलवायु पूछे, जो मैंने आपको बताया था आर्द्र उष्ण प्रदेश, उपाद्र उष्ण प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश को दो जलवायु में बांटा गया। पर अगर आपसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की पूछ ले तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी कौन सी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पहाड़ी पड़ती है। सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर की पहाड़ी है। आपसे पूछ ले दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो कैमूर की पहाड़ी है। बात करें, सोनाकर मिर्जापुर जिले में पड़ता है, जबकि कैमूर सोनभद्र जिले में पड़ता है। ओहो, अगला प्रश्न यही था। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर में सोनाकर की पहाड़ियां हैं, जबकि सोनभद्र जिले में कैमूर की पहाड़ियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। देखिए ये बात कर रहा है पूर्व से पश्चिम, अगर उत्तर प्रदेश का विस्तार पूछे या फिर उत्तर से दक्षिण पूछे, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार पूछे तो 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि उत्तर से दक्षिण, अभी अगला प्रश्न है नहीं बताऊंगा। अगर आपसे सबसे दक्षिणी जिला पूछ ले तो सबसे दक्षिणी जिला होता है शामली। सबसे उत्तरी जिला पूछ ले तो सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सोनभद्र। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। आज क्या हो रहा है, ये दोस्तों पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला शामली। और यदि सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछे तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा बलिया। पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण का अगले प्रश्न में बताइए आप, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो जाएगा 240 किलोमीटर का। इसी में लिख लीजिए 240 किलोमीटर। चलिए, बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार और अरहर। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। देखिए यूपी लेखपाल में यह प्रश्न आया था। अब इससे पहले जब भी यह प्रश्न आता था तो 9 राज्य को सही उत्तर मान लिया जाता था, पर यूपी लेखपाल ने इस बार इस प्रश्न का उत्तर 8 राज्यों को सही माना है। वास्तव में 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा एक देश, मतलब आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है एक देश के साथ में, और वह कौन सा है, नेपाल।
जबकि बात करें यूनियन टेरिटरी में दिल्ली हो जाएगा। और वे 8 राज्य जो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, उसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और मध्य प्रदेश। किसके साथ कौन से जिले लगते हैं, इस सभी विस्तार से बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी आप ध्यान रखिए कि 8 राज्यों के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों की सीमाएं भारत के अन्य राज्यों से लगती है, जबकि एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल की सीमा भी उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा चौथा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। अरे 5 देशों के अलावा तो किसी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं है, तो राज्यों में कहां से आ जाएगी भारत की। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो प्रथम और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो चौथा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। देखिए अगर आपसे उत्तराखंड के गठन से पहले पूछता, उत्तराखंड के गठन से पहले पूछता, 9 दिसंबर सन 2000 से पहले पूछता, तब 2 देशों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती थी। उनमें से एक था तिब्बत और एक था नेपाल। पर उत्तराखंड के अलग होने के बाद इस तिब्बत की सीमा उत्तराखंड के क्षेत्र से लगती है। अब उत्तर प्रदेश से केवल एक देश सीमा बनाता है, नेपाल। नेपाल के 7 राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। अब कौन कौन से, तो बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, पीलीभीत और एक और रह गया बहराइच। इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं दोस्तों। बलरामपुर के महाराज सिद्धार्थ ने लाखों का पीला सोना श्रावस्ती में बहा दिया। बलरामपुर के महाराज सिद्धार्थ ने लाखों का पीला सोना श्रावस्ती में बहा दिया। इससे आपको ये 7 जिले आराम से याद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना लैंड। जब धरती बनी थी तो पूरी की पूरी धरती एक गोला थी। इस गोले का नाम था पेंजिया और इसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था, इस पानी का नाम था दोस्तों पैंथालासा। और बाद में यह 2 हिस्सों में बट गया। यह गोला, ऊपर का गोला कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी गोला कहलाया गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड से जो महाद्वीप बने उसमें उत्तर प्रदेश का, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बना। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का हिस्सा शामिल है, इसलिए उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ। तो उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भाबर की तंग पट्टी कहां पाई जाती है। देखिए उत्तराखंड में ये पहाड़ हैं और इन पहाड़ों से कई नदियां तेज बहाव के साथ निकलती हैं। और जब ये तेज बहाव से निकलती हैं तो इन पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लेकर के आती हैं। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में ये नदियां पहुंचती हैं, इनका बहाव कम हो जाता है। तेज बहावों में तो ये पत्थर को अपने साथ ला रही थी, लेकिन जैसे ही कम बहाव होता है ये पत्थर किनारे पर ही जम जाते हैं, जैसे पहाड़ों के। तो इस कंकरीले क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता है वह क्षेत्र कहलाता है भाबर। और इसके बाद तराई का क्षेत्र आता है। तो इस भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, यानी इस कंकरीले क्षेत्र को भाबर की तंग पट्टी कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड या उत्तर का पूर्वी प्रदेश। देखिए उत्तराखंड के गठन से पूर्व 9 दिसंबर सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में 4 क्षेत्र आया करते थे। उत्तर का पूर्वी प्रदेश, उसके बाद तराई का क्षेत्र, फिर गंगा यमुना का मैदान और फिर अंत में बुंदेलखंड या दक्षिण का पठारी व पर्वतीय प्रदेश। लेकिन उत्तराखंड के साथ ही उत्तर का पूर्वी प्रदेश उत्तराखंड में चला गया। अब उत्तर प्रदेश में केवल 3 भौगोलिक क्षेत्र रह गए हैं, तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड। उत्तर का पूर्वी प्रदेश अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 24 जनवरी सन 1950 को इस उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान में 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा 2,40,512 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा और आपको एग्जाम में यहां से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो उसे जरूर लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।